हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में 7 अप्रैल 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। पीडीएफ और टेलीग्राम दोनों का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप दोनों को अवेल कर सकते हैं वहीं से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले। और पहला क्वेश्चन है आज का, अभी हाल ही में इनमें से किसके द्वारा प्रकृति नाम का एक मस्कट लॉन्च किया गया है, जो कि एक तरीके का ग्रीन इनिशिएटिव है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। मस्कट का मतलब होता है शुभांकर। शुभांकर एक तरीके का चिन्ह होता है जो कि किसी ना किसी इनिशिएटिव को या फिर किसी ना किसी पर्टिकुलर इवेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। तो ये जो आपको पिक्चर में दिख रही है, ये पर्टिकुलर गर्ल की फोटो, दैट इज कॉल्ड प्रकृति। इसका नाम है प्रकृति। इसको भूपेंद्र यादव के द्वारा लॉन्च किया गया है। भूपेंद्र यादव इस टाइम पे एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मंत्रालय संभाल रहे हैं। और ये जो पर्टिकुलर प्रोग्राम है, ये इसलिए लॉन्च किया गया है कि भारत भर में हर एक राज्य के अंदर प्लास्टिक वेस्ट को मैनेज करने के लिए, रिसाइकल करने के लिए पर्याप्त संसाधन होने चाहिए। और इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन फेस आउट सिंगल यूज प्लास्टिक बाई 2022 के तहत लॉन्च किया गया है। मतलब कहने का ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है कि 2022 के आखिर तक प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के क्षेत्र में हमारे पास अच्छे संसाधन होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ये कौन है जिनको भारत के विदेश सचिव के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो ये सीनियर आईएएस विनय मोहन क्वात्रा, और ये 1988 बैच के अधिकारी है। और अभी ये हाल में नेपाल के लिए भारत की तरफ से कॉन्वॉय है। मार्च 2020 में इनको भारत की तरफ से नेपाल के लिए कॉन्वॉय के रूप में अपॉइंट किया गया था। इससे पहले ये फ्रांस के राजदूत भी रह चुके हैं। हर्षवर्धन श्रृंगला को इन्होंने सक्सीड किया था। तो फिलहाल विनय मोहन क्वात्रा को विदेश सचिव मतलब फॉरेन सेक्रेटरी के रूप में अभी हाल ही में अपॉइंट किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में बिरसा मुंडा के ऊपर एक किताब लॉन्च करी गई है। इस किताब का नाम है बिरसा मुंडा जनजाति नायक। ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो इस किताब को लिखा है आलोक चक्रवाल ने। और ये जो किताब है आलोक चक्रवाल के द्वारा लिखी गई है। आलोक चक्रवाल प्रोफेसर और वाइस चांसलर हैं गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में, जो कि छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पड़ता है। बिरसा मुंडा के ऊपर अभी तक एक नहीं अनेकों किताबें लिखी जा चुकी हैं। भारत की जो जनजातियां हैं वो बिरसा मुंडा को भगवान के रूप में मानती हैं। बिरसा मुंडा उनमें से एक पर्सन है जिन्होंने जनजातियों के हक के लिए ब्रिटिशर्स के खिलाफ भी आंदोलन किया था। तो नाम ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बुक है बिरसा मुंडा जनजाति नायक। अगला क्वेश्चन है, और यहाँ पर आपसे ये भी पूछ सकता है इस किताब का विमोचन किसने किया है, इसको लॉन्च किसके द्वारा किया गया? तो इसको एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ कंसाइंस हैज बीन ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस कौन से दिन मनाया गया? यह दिवस हर साल मनाया जाता है 5 अप्रैल को। परसों के दिन यह दिवस मनाया गया। और इस बार 2022 की थीम थी प्रमोटिंग द कल्चर एंड पीस विद लव एंड कंसाइंस। ये दिवस इसलिए मनाया जाता है कि हम लोग अपने जीवन में जो अपनी अंतरात्मा से सोचें वो सही सोचें। हमें जो हमारे हीरोज हैं वो सही लोगों को, पॉजिटिव लोगों को बनाना चाहिए, ना कि नेगेटिव लोगों को। तो जो अपने हीरोज हैं हमारी लाइफ में हम इंस्पायर हों जिससे, प्लीज़ मेक श्योर कि वो कहीं ना कहीं सोसाइटी पे पॉजिटिव इफेक्ट डालने वाले हों, उन्हीं को हीरो बनाया जाए, इसलिए ये दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी कंपनी है जिसका अभी हाल ही में मर्जर हो गया है HDFC बैंक के साथ? आपको बता दूं पिछले 15 साल में ये आज तक का कॉरपोरेट सेक्टर का सबसे बड़ा मर्जर है। HDFC बैंक में विलय हो गई है HDFC लिमिटेड। HDFC बैंक बेसिकली देखा जाए तो HDFC लिमिटेड की ही सब्सिडरी है, लेकिन आज की डेट में HDFC बैंक का जो कद है या इसकी जो मार्केट वैल्यू है ये HDFC लिमिटेड से भी ज़्यादा हो गई है। तो HDFC लिमिटेड है बेसिकली जो ये मोर्टेज लैंडर है। तो अब ये HDFC बैंक के साथ मर्जर इनका हो रहा है। आपको पता है इस मर्जर के तहत जो HDFC लिमिटेड की मार्केट कैपिटल है, आपको पता है इस मर्जर के बाद HDFC बैंक की जो मार्केट कैपिटल वैल्यू होगी ये 14 लाख करोड़ हो जाएगी। कितनी? 14 लाख करोड़। और अगर इसको कंपेयर किया जाए ICICI बैंक के साथ तो ये ICICI बैंक के 2 गुनी से भी ज़्यादा है। अब आप समझ लीजिए HDFC बैंक अभी तक ऑलरेडी प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक था भारत में, लेकिन इसके बाद HDFC बैंक का कद इतना ऊंचा हो जाएगा कि सेकंड नंबर पे भले ही ICICI बैंक रहे, लेकिन HDFC की मार्केट वैल्यू से कहीं ज़्यादा पीछे हो जाएगा।
और इसके अलावा अगर बात करी जाए पूरे भारत में, तो पूरे भारत भर में जो कैपिटल मार्केट का कैपिटलाइजेशन है, या फिर आप बोल सकते हो प्राइवेट सेक्टर के मार्केट का कैपिटलाइजेशन है, उसमें रिलायंस है नंबर 1 पे। रिलायंस का जो कैपिटलाइजेशन है ये 18 लाख करोड़ का है। और सेकंड नंबर पे सबसे बड़ा आप HDFC बैंक बन जाएगा, जिसका मार्केट होने वाला है 14 लाख करोड़ का। HDFC बैंक की स्थापना 1994 में करी गई थी। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई, और इसके CEO हैं शशिधर जगदीशन। और ICICI बैंक की स्थापना 1994 में करी गई है, हेडक्वार्टर है वडोदरा। सिडबी की स्थापना 1990 में करी गई है, हेडक्वार्टर है लखनऊ। एक्सिम बैंक की स्थापना 1982 में करी गई है और हेडक्वार्टर है मुंबई। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा बैंक है जिसने अभी हाल ही में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के साथ एक पैक्ट साइन किया है? और ये जो पैक्ट साइन किया है इसका सीधा फायदा BSF पर्सनल्स को मिलेगा। कौन सी स्कीम के तहत? तो इस स्कीम का नाम है CAPSP स्कीम। यहाँ पर CAPSP का मतलब है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस सैलरी पैकेज। तो ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देखिए SBI क्या कहता है, SBI ने एक नई स्कीम के तहत बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए अकाउंट लॉन्च किया है। अगर BSF पर्सनल्स SBI के साथ इस अकाउंट को खोलते हैं तो इस केस में SBI की तरफ से BSF पर्सनल्स के घर वालों को इंश्योरेंस दिया जाएगा। अगर किसी भी तरीके की एक्सीडेंटल डेथ होती है या फिर ऑन ड्यूटी डेथ होती है तो SBI की तरफ से सबसे ज़्यादा यहाँ पर इंश्योर्ड पेमेंट करी जाएगी। इसके अलावा डेथ के केस में उनके घर के जो बच्चे होंगे उनकी शिक्षा के लिए भी, और उनके घर में जो लड़की होगी उसकी शादी में भी SBI की तरफ से पक्ष दिए जाएंगे। SBI की स्थापना 1955 में करी गई थी, हेडक्वार्टर है मुंबई और चेयरपर्सन है दिनेश कुमार खारा। एक्सिस बैंक 1993, ICICI बैंक 1994, बैंक ऑफ बड़ौदा 1908। बैंक ऑफ बड़ौदा के MD हैं संजीव चड्ढा, एक्सिस बैंक के हैं अमिताभ चौधरी और ICICI बैंक के हैं संदीप बख्शी। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी कंपनी है जिसके द्वारा अभी हाल ही में आइडियाथन मंथन लॉन्च किया गया है सिक्योरिटीज मार्केट के इनोवेशंस को प्रमोट करने? तो ये है सेबी, और सेबी को बोलते हैं सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी की स्थापना 1992 में करी गई थी। अभी कुछ टाइम पहले सेबी में पहली महिला चेयरपर्सन अपॉइंट करी गई हैं। इनका नाम है माधवी पुरी बुश, और सेबी का हेडक्वार्टर है मुंबई। अब देखिए, इसके तहत ये जो आइडियाथन मंथन लॉन्च किया गया है ये एक तरीके की वर्कशॉप है, और ये वर्कशॉप 6 हफ्तों तक चलेगी। 30 मार्च से इसका शुभारंभ किया गया है, 14 मई तक ये वर्कशॉप चलने वाली है। इस वर्कशॉप के तहत जो इनोवेटर्स हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको भारत के सिक्योरिटी मार्केट के बारे में जानकारी दी जाएगी। नाबार्ड 1982, RBI 1935 और एक्सिम बैंक भी 1982। अगला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जितनी भी राज्य सरकारें हैं या यूटी सरकारें हैं उनके लिए कितनी धनराशि आवंटित करी गई है, या फिर कितनी धनराशि को लिमिट किया गया है वेज एंड मीन्स एडवांसेस के लिए? पहले आप समझ लो वेज एंड मीन्स एडवांसेस होते क्या हैं। देखिए, RBI हर टर्म में जितने भी फाइनेंशियल होते हैं तो हर फाइनेंशियल ईयर में राज्य सरकार और केंद्र सरकार को वेज एंड मीन्स एडवांसेस देती है। इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि RBI एक सीमा तय कर देती है पैसे की, कि इतना पैसा केंद्र सरकार और इतना पैसा राज्य सरकार ले सकती है RBI से अपने बिल्स को सेटल करने के लिए या फिर अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। तो यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि क्योंकि नया साल लग चुका है, न्यू फाइनेंशियल ईयर लगा है, तो स्टेट गवर्नमेंट और यूटीज़ के लिए RBI ने कितनी धनराशि आवंटित करी है? तो ये लिमिट लगाई हुई है 47,010 करोड़ की। इससे पहले 51,560 करोड़ की धनराशि आवंटित करी गई थी, ये लिमिट तय थी। लेकिन ये लिमिट अभी 2 साल पहले ही कोविड पैंडेमिक को देखते हुए बढ़ाई गई थी, क्योंकि अब मार्केट की कंडीशन पहले से बेहतर है, इसलिए इस लिमिट को फिर से घटा दिया गया है और 51,560 करोड़ से घटाकर 47,010 करोड़ इसको कर दिया गया है। अब यहीं पर आपसे पूछ सकता है कि भारत सरकार के लिए यहाँ पर वेज एंड मीन्स एडवांसेस की लिमिट कितनी करी गई है? तो भारत सरकार के लिए करी गई है 1.5 लाख करोड़, 1,50,000 करोड़, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। RBI की स्थापना 1935 में करी गई थी, 1934 के एक्ट के तहत। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ है और RBI के गवर्नर हैं इस टाइम पे शक्तिकांत दास, ये RBI के 25वें गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में RPF, जिसको हम लोग बोलते हैं रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, तो RPF के द्वारा इलीगल टिकटिंग को कंट्रोल करने के लिए भारत में कौन सी मुहिम अभी चलाई गई थी? तो RPF ने ऑपरेशन चलाया है उपलब्ध।
इस उपलब्ध नाम के ऑपरेशंस के तहत भारत भर में जितने भी लोग इलीगल टिकटिंग या फिर आप बोल सकते हो रेलवे टिकट का फर्जीवाड़ा कर रहे थे उनको पकड़ा गया है। उपलब्ध नाम के ऑपरेशन के तहत पूरे भारत से 459 दलालों को पकड़ा गया है। ये ऐसे ब्रोकर्स थे जो कि कहीं ना कहीं इलीगल टिकटिंग कर रहे थे। इसके अलावा 366 IRCTC एजेंट्स की आईडीज को कैंसिल कर दिया गया है। 6,751 पर्सनल आईडीज को भी ब्लॉक कर दिया गया है। आरपीएफ भारत की सबसे पुरानी यूनिट्स में से एक है। इसकी स्थापना करी गई थी 1959 में। इसका हेडक्वार्टर है प्रयागराज और 1985 में इसको पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी शामिल किया गया था। आरपीएफ का स्थापना दिवस 20 सितंबर को मनाया जाता है क्योंकि इसकी स्थापना 20 सितंबर 1959 में करी गई थी। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी राज्य सरकार या यूटी सरकार है जिसके द्वारा गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर हॉबी हब्स लॉन्च किए गए हैं? तो ये है दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार। अब समझिए हॉबी हब्स है क्या। हॉबी हब्स का मतलब सीधा सा ये है कि जो स्कूल आवर्स है, स्कूल आवर्स के बाद बच्चों को 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए। बच्चों का जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट हो, जैसे आर्ट में इंटरेस्ट है तो वो पेंटिंग कर सकते हैं, डांस में इंटरेस्ट है तो वो डांस परफॉर्म कर सकते हैं, म्यूज़िक कर सकते हैं, स्पोर्ट्स कर सकते हैं। तो बच्चों का जो भी इंटरेस्ट हो, जो भी उनकी हॉबी हो, वो उनको इस हॉबी हब में प्रमोशन के तौर। और दिल्ली में गवर्नर कौन है? अनिल बैजल। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की सरकार है। राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, यह कौन सा बैंक है जो कि बेस्ट परफॉर्मिंग बैंक इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कैटेगरी में बना है डे NRLM स्कीम के तहत? देखिए डे NRLM है क्या, इसको बोलते हैं दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लिवलीहुड्स मिशन। तो इसके अंतर्गत बेस्ट परफॉर्मिंग बैंक्स की कैटेगरी में टॉप किसने किया है? तो ये टॉप किया है HDFC बैंक ने। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारे जो टाउन्स हैं वहाँ पर जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, मतलब ऐसे ग्रुप्स जो कि आपस में एक दूसरे की मदद करते हैं फाइनेंशियल तौर पर, उनको बढ़ावा देने के लिए और उन्हें बेहतर गाइडलाइन देने के लिए और उनकी मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग के लिए सबसे अच्छा और उत्कृष्ट कार्य किया है HDFC बैंक ने। स्थापना करी गई थी 1994 में। हेडक्वार्टर है मुंबई और CEO है शशिधर जगदीशन। ICICI बैंक 1994, एक्सिस बैंक 1993 में स्थापित किया गया है और कोटक बैंक 2003 में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने अभी हाल ही में अनाउंस किया है कि क्लास 9 से यहाँ पर भगवत गीता पढ़ाई जाएगी क्लास के करिकुलम में? तो स्टडी करिकुलम में हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी क्लास 9 से भगवत गीता को शामिल कर दिया है। हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर की सरकार है। आपको बता दूं, हिमाचल प्रदेश भारत की दूसरी ऐसी राज्य सरकार हो गई है जिसने भगवत गीता को अपने करिकुलम में जोड़ा हुआ है। इससे पहले गुजरात सरकार भी इस चीज़ को अनाउंस कर चुकी है और गुजरात सरकार के द्वारा गुजरात के अंदर जितने भी स्कूल्स हैं उनमें क्लास 6 से लेकर 12 तक के स्टूडेंट्स को भगवत गीता पढ़ाई जाएगी। अब यहाँ पर हिमाचल प्रदेश सरकार ने क्लास 9 से लेकर 12 तक के लिए इसको कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में कौन से देश में केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के रूप में गुलजार अहमद को अपॉइंट किया गया है? तो गुलजार अहमद जो है ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया था 1 हफ्ते पहले, उसकी वजह से काफ़ी द्वंद्व छिड़ा रहा। खैर, अविश्वास प्रस्ताव को साबित करना पड़ता है और वहाँ की संसद जो नेशनल असेंबली है वहाँ पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पूरे तरीके से पारित नहीं हो पाया। हालांकि उनकी सरकार कैसे भी करके बच गई, लेकिन सरकार बहुत ज़्यादा मजबूत भी नहीं दिखी। इस वजह से पाकिस्तान के प्रेसिडेंट के पास ये राइट बनता है कि वो किसी को भी प्रधानमंत्री के केयर टेकर या फिर आप बोल सकते हो प्रधानमंत्री की पोस्ट के केयर टेकर के रूप में अपॉइंट कर सकते हैं। तो ऐसे में गुलजार अहमद जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, इनको वहाँ की प्राइम मिनिस्टर पोस्ट के केयर टेकर के रूप में अपॉइंट किया गया है। इसका सीधा सा मतलब आप ऐसे समझ लो कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान सीधे सीधे फैसले अब नहीं ले पाएंगे। उनको फैसला लेने के लिए गुलजार अहमद से विचार विमर्श करना होगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी का नाम है तहरीक-ए-इंसाफ और पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल, ओमान की कैपिटल मस्कट और तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल है अशगाबत। क्या बोलते हैं? अशगाबत। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा कावल उथवी एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है इमरजेंसी के लिए? तो ये है तमिलनाडु में MK स्टालिन की सरकार। अब देखिए, ये जो कावल उथवी एप्लीकेशन है इसको किस पर्पस से लॉन्च किया गया है?
ये एप्लीकेशन तमिलनाडु के जो सिविलियंस हैं उनको सीधे तमिलनाडु पुलिस से जोड़ेगा। इसके लिए 3 नंबर लॉन्च किए गए हैं, 112 और 100 नंबर और 101 नंबर। अगर आपको किसी भी तरीके की इमरजेंसी है, स्पेशली महिलाओं के लिए इस नंबर को जारी किया गया है, तो आप इन तीनों में से किसी भी नंबर को कॉल कर सकते हो इस एप्लीकेशन के थ्रू, और आपकी जो कॉल है वो सीधे सीधे पुलिस के कंट्रोल रूम से जाके जुड़ जाएगी। इसमें क्या होगा कि बाय डिफॉल्ट आपकी जो लोकेशन है वो लाइव लोकेशन पुलिस को शेयर हो जाएगी और पुलिस आपके डोर स्टेप पर ही आ जाएगी कुछ ही मिनटों के अंदर। तो ये डायरेक्ट सर्विस स्टार्ट करी गई है तमिलनाडु सरकार के द्वारा, जिसका नाम है कावल उतवी एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल करना है और आप 2 से 3 बटन्स पर ही डायरेक्ट कंट्रोल रूम पे कॉल लगा सकते हो। और आप सभी लोग ध्यान रखिए, आज है 7 तारीख, आज मैं टेस्ट का एनालिसिस कराऊंगा शाम को 5 बजे। इस क्लास का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके तुरंत एनरोल कर लीजिए। क्लास को खोलने के लिए अनलॉक कोड वरुण 777 है। आप किसी भी एग्जाम की आज की डेट में तैयारी कर रहे हो, स्टैटिक जीके का वेटेज 30 से 40% देखने को मिल रहा है, और यहीं पर आप लोग पंगा खा जाते हो, यहीं पर दिक्कत हो जाती है, यहीं से आपके मार्क्स कट जाते हैं। स्टैटिक जीके का मैंने बैच स्टार्ट किया है 6 अप्रैल से, मतलब ये बैच कल से स्टार्ट हो चुका है। अनअकैडमी प्लस में आप इसे ज्वाइन कर सकते हो, डिस्काउंट कोड है वरुण 777। इसकी मदद से आपको बेस्ट ऑफर है अप्रैल के, और साथ में एक्स्ट्रा 15% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। इस कोर्स में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों की मैं अलग अलग PDF दूंगा, उसके अलावा सारे आपके नोट्स बनवा रहा हूँ। मेरा आपसे दावा है इस कोर्स में आपको जो भी कंटेंट मिल रहा है वो आपको पूरे गूगल पे या फिर किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन में नहीं मिलने वाला है। तो काफ़ी प्रीमियम कंटेंट है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो अनअकैडमी प्लस में। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस कौन से दिन मनाया गया? यह दिवस 6 अप्रैल को, मतलब कल के दिन मनाया गया, और इस बार 2022 की थीम थी सिक्योरिंग अ सस्टेनेबल एंड पीसफुल फ्यूचर फॉर ऑल, द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पोर्ट। यह दिवस इसलिए मनाया जाता है कि लोगों को स्पोर्ट्स की अहमियत समझनी चाहिए। यह स्पोर्ट्स ही है जो कि पूरे दुनिया में पीस बनाए रखने का काम करते हैं। कई सारे कंट्रीज के लिए आज की डेट में स्पोर्ट्स इवेंट को लॉन्च करना उनके डेवलपमेंट का रीजन बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं आज की डेट में स्पोर्ट्स एक ऐसा जरिया है जो कि हमें आपस में बांध के रखता है, पीसफुली भी, अंडरस्टैंडिंग वे में भी और डेवलपमेंटल वे में भी। तो हर साल 6 अप्रैल को इसे मनाया जाता है। और आपको पता है मॉडर्न एरा की अगर बात करी जाए तो पहले ओलंपियन गेम्स कब हुए थे? ये हुए थे ग्रीक की कैपिटल एथेंस में 1896 में। आज की बात यहीं तक रहेगी। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आपका दिन मंगलमय।